हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 81। शक्ति काशी के लिए इंदौर आ चुका था। साथ ही उसने काशी से अपने दिल की बात भी कह दी। शक्ति को अपने घर में देखकर गौरी ने अपनी मम्मी से झूठ बोल दिया कि शक्ति उनकी कॉलेज के टीचर हैं। सभी हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे, लेकिन इसी दौरान गौरी की मम्मी और गौरी के बीच एक ऐसी बातचीत शुरू हुई जिसका ना कोई सर था ना ही कोई पैर। गौरी की मम्मी के मुंह से चाय निकलकर एक बार फिर शक्ति की टी शर्ट पर जा गिरी और उन्होंने शक्ति से कहा, माफ करना सर, ये लड़की थोड़ी पागल है, कुछ भी कहती है। जी कोई बात नहीं, हमें लगता है हमें अब चलना चाहिए, बारिश भी रुक चुकी है। शक्ति ने चाय का कप रखते हुए कहा, ठीक है सर, आप आए अच्छा लगा। वैसे मैं बैंक में काम करती हूँ, आपको कभी कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। गौरी की मम्मी ने कहा, हाँ जरूर, आपका शुक्रिया। शक्ति ने कहा और जाने लगा। काशी ने देखा शक्ति ऐसे ही चला जाएगा। उसने तो अभी तक उससे ठीक से बात तक नहीं की है। काशी शक्ति की तरफ आई और गौरी से कहा, गौरी हम भी चलते हैं। अरे काशी बेटा, तुम अकेले कैसे जाओगी? गौरी की मम्मी ने सवाल किया। सर हमें घर तक छोड़ देंगे। क्यों सर? काशी ने शक्ति की तरफ देखकर कहा, हाँ ठीक है। शक्ति ने कहा क्योंकि उसे भी काशी से बहुत कुछ कहना था। ठीक है काशी, तुम्हारे कपड़े मैं बाद में भिजवा दूंगी। सर तुम्हें आराम से छोड़ देंगे, तुम रात में घर भी नहीं जा पाई ना, नानू नानी परेशान हो रहे होंगे। चलो चलो, मैं तुम दोनों को बाहर छोड़ कर आती हूँ। गौरी काशी के दिल की बात समझती थी, इसलिए उसने कहा। शक्ति और काशी बाहर चले आए। बारिश रुक चुकी थी, बस हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। शक्ति काशी के साथ अपनी गाड़ी में आ बैठा। गौरी ने अपने घर के गेट पर खड़े खड़े हाथ हिलाकर उन दोनों को बाय कहा और जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, पीछे खड़ी अपनी मम्मी से टकरा गई। अपनी मम्मी को अचानक देखकर गौरी डर गई और कहा, ओह मम्मा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। तेरे वो सर सच में सिंगल है क्या? गौरी की मम्मी ने आंखों में चमक भरते हुए कहा। मम्मा, आप मेरे सर के पीछे क्यों पड़ी हैं? गौरी ने अंदर आते हुए कहा। अरे इतनी कम उम्र में वो तुम्हारे कॉलेज के बच्चों को सिविल्स पढ़ाते हैं और दिखने में भी अच्छे हैं। मैंने जब उनसे बात की तो वो तुम्हारी काफी तारीफ कर रहे थे। कितना अच्छा हो अगर वो तुम्हें पसंद करने लगे। गौरी की माँ ने गौरी के पीछे आते हुए कहा। गौरी ने सिविल्स वाली बात सुनी तो हैरान हो गई। वह पलटी और कहा, हाँ क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? हाँ सच में, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुम्हारी हरकतों की वजह से। तुमने उन पर झूठी चाय उड़ेल दी। गौरी की मम्मी ने हताश होकर कहा। हाँ मैं भी शर्मिंदा हूँ, गौरी ने उसी अंदाज में कहा। लेकिन वो इतने अच्छे हैं कि इसके बाद भी उन्होंने बुरा नहीं माना। शायद वो तुम्हें पसंद करते हो। गौरी की मम्मी ने दार्शनिक अंदाज में कहा। मॉम, आप क्या बोल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, भूल जाइए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ ऋतुप्रिया को उठाने। कहते हुए गौरी सीढ़ियों की तरफ चली गई। अरे सुनो, गौरी की मम्मी ने कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना मॉम, कहकर गौरी चली गई। ये लड़की भी ना कभी मेरी बात नहीं सुनती। गौरी की मम्मी बड़बड़ाई। मामा, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, जय ने आकर कहा। तुम दोनों भाई बहनों को और कोई काम नहीं है? जब देखो तब बाहर जाना है। चलो अंदर जाओ और पढ़ाई करो, अगले महीने तुम्हारे एग्जाम्स हैं। तुम्हारा नाश्ता मैं तुम्हारे कमरे में ही भिजवा दूंगी, गौरी की मम्मी ने गुस्सा होकर कहा। जय पैर पटकते हुए वहां से चला गया। काशी शक्ति के बगल में बैठी प्यार से उसे देख रही थी। शक्ति सामने देखते हुए गाड़ी चला रहा था। कॉलोनी से निकलकर गाड़ी मेन रोड पहुंची तो शक्ति ने कहा, तुम्हें कहाँ छोड़ना है? तुम्हें घर छोड़ देते हैं। बताओ। उसके बाद हमें वापस भी जाना होगा। गाड़ी रोको, काशी ने कहा। लेकिन तुम्हारा घर यहां नहीं है, शक्ति ने कहा। हाँ हम जानते हैं, गाड़ी रोको, काशी ने सख्त स्वर में कहा।
काशी को सीरियस देखकर शक्ति ने गाड़ी को साइड में लाकर रोक दिया और काशी की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? नहीं, हम ठीक नहीं हैं। बनारस से इतनी दूर क्या तुम सिर्फ हमें सॉरी बोलने आए हो? तुम्हें पता है हमें तुमसे कितनी बातें करनी थी, कितना कुछ बताना है तुम्हें, और तुम हो कि वापस जा रहे हो? तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? काशी ने गुस्सा होकर कहा। शक्ति काशी की तरफ पलटकर बैठा और कहने लगा, काशी, हमें तुम्हें बहुत कुछ बताना है, लेकिन ये जगह और वक्त दोनों सही नहीं है। हमें वापस बनारस जाने दो। जब तुम वापस आओगी तब हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, जो तुम कहोगी, लेकिन अभी हमें यहां से जाना होगा। शक्ति की बात सुनकर काशी को अच्छा नहीं लगा। वह शक्ति के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी और वो था कि वापस जाने की जिद कर रहा था। अगर ऐसा था तो तुम्हें यहां आना ही नहीं चाहिए था, काशी ने उदास होकर सामने देखते हुए कहा। शक्ति दुविधा में पड़ गया। इंदौर में ना रुकने की शक्ति के पास एक ठोस वजह थी, लेकिन इस वक्त वह काशी को नहीं बता सकता था। कुछ देर काशी के उदास चेहरे को देखता रहा और फिर गाड़ी स्टार्ट करके कहा, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। काशी ने सुना तो उसके चेहरे की उदासी और ज्यादा बढ़ गई, जो कि शक्ति को परेशान करने के लिए काफी थी। शक्ति खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। बीच बीच में वह काशी को देख भी लेता, लेकिन काशी खिड़की के बाहर देख रही थी। शक्ति को अच्छा नहीं लगा। उसने काशी के हाथ को अपने हाथ में लिया और गियर पर रखते हुए कहा, अच्छा बताओ तुम क्या चाहती हो? काशी ने सुना तो मुस्कुरा उठी और शक्ति की तरफ घूमकर कहा, तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए, सिर्फ कुछ घंटे, उसके बाद तुम चले जाना, हम नहीं रोकेंगे। काशी की मासूमियत भरी बातें सुनकर शक्ति मुस्कुरा उठा और कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें घर छोड़ देते हैं। तुम घर जाओ, तुम्हारे नाना नानी परेशान हो रहे होंगे। उसके बाद तुम जहां कहोगी हम चलेंगे। वादा करो। काशी ने अपना दूसरा हाथ शक्ति के सामने करके कहा, वादा। शक्ति ने अपना हाथ रखकर कहा तो काशी खुश होकर आलती पालती मारकर सीट पर बैठ गई और उसके बाद शुरू हुई उसकी बातें। वह शक्ति को इंदौर के बारे में, अपनी दोस्तों के बारे में बताती रही और शक्ति उसका हाथ अपने हाथ में थामे मुस्कुराते हुए सब सुनता रहा। काशी का साथ पाकर आज वह बहुत खुश था। आधे घंटे का ये सफर बहुत जल्दी खत्म हुआ। शक्ति की गाड़ी अधिराज जी के घर कुछ दूर पहले रुक गई। काशी का बिल्कुल मन नहीं था कि वह शक्ति को छोड़कर जाए। वहीं शक्ति के मन में भी यही ख्याल चल रहा था, लेकिन काशी का इस वक्त जाना बहुत जरूरी था। उसने काशी के हाथ से अपना हाथ हटाया और कहा, काशी, तुम्हें अब जाना चाहिए। तुम पक्का वापस आओगे ना? काशी ने शक्ति की तरफ देखकर कहा। भरोसा रखो, शक्ति ने कहा। ठीक है, फिर हम जाते हैं। कहकर काशी ने दरवाजा खोला और नीचे उतर गई। काशी जाते जाते वापस आई और दरवाजा खोलकर कहा, शक्ति। शक्ति ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ। काशी ने वापस अंदर बैठकर शक्ति के चेहरे को साइड में किया और उसके गाल को अपने होठों से छूकर धीरे से कहा, आई लव यू। बेचारा शक्ति कुछ बोल ही नहीं पाया। काशी की इस हरकत ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। वह कुछ कहता इससे पहले ही काशी ने अपना हाथ हिलाया और वहां से चली गई। शक्ति का हाथ अपने गाल से जा लगा और वह मुस्कुरा उठा। कुछ देर बाद शक्ति वहां से चला गया। काशी घर आई। उसे देखते ही अंबिका ने कहा, काशी, कहाँ रह गई थी तुम? पता है कल रात कितनी बारिश हो रही थी? तुम्हारे नाना जी को तुम्हारी चिंता हो रही थी। नानी माँ, वो हम ऋतुप्रिया के साथ गौरी के घर रुक गए थे। काशी ने अंदर आते हुए कहा, ठीक है, जाकर अपने नाना जी से मिल लो ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए। तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवा देती हूँ। कहते हुए अंबिका जी किचन की तरफ चली गई। काशी आकर अधिराज जी से मिली और फिर ऊपर अपने कमरे में चली आई। काशी को शक्ति से मिलने जाना था, इसलिए उसने अपना कबर्ड खोला और कपड़े देखने लगी। एक एक करके ड्रेस उसने अपने ऊपर लगाकर देखे और मुंह बनाकर उन्हें वापस बिस्तर पर फेंक दिया।
ऐसा करते हुए उसने कबर्ड के सारे कपड़ों का बिस्तर पर ढेर लगा दिया था। काशी की नजर कबर्ड में रखे आखिरी सूट पर गई। काशी ने उसे निकाला। सफेद रंग का चूड़ीदार सूट जिसके साथ सतरंगी दुपट्टा था। काशी ने उसे उठाकर शीशे में देखा और मुस्कुरा उठी। आज वो यही पहनने वाली थी। काशी ने वो सूट पहना, बालों को गूंथकर चोटी बनाई, आंखों में गहरा काजल लगाया, होठों पर लिप ग्लॉस, कानों में झुमके पहने, माथे पर एक छोटी काली बिंदी। उसने गले में दुपट्टा डाला और टेबल से अपने बैग बुक्स उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। चलते हुए उसने हाथ पे बंधी घड़ी में समय देखा। 11 बज रहे थे। काशी ने शक्ति को 11 बजे वापस उसी जगह आने को बोला था। काशी को जाते देखकर अधिराज ने कहा, अरे काशी बेटा, नाश्ता तो करती जाओ। नानू, हमें देर हो रही है, हम कैंटीन में खा लेंगे। कहते हुए काशी वहां से निकल गई। ये लड़की भी ना जब से बनारस से वापस आई है कुछ बदल सी गई है। अधिराज ने सामने पड़ा अखबार उठाते हुए कहा। काशी अपना बैग और बुक संभाले उसी जगह वापस आई जहां शक्ति ने उसे छोड़ा था। काशी के मन में तो बस यही दुविधा चल रही थी कि शक्ति वापस आएगा या नहीं। काशी मन ही मन महादेव को याद करते हुए वहां पहुंची तो देखा शक्ति की गाड़ी वहीं खड़ी थी और उसका शक्ति भी। काशी शक्ति के सामने आकर खड़ी हो गई। शक्ति ने काशी को देखा तो बस देखता ही रह गया। सादगी में काशी कितनी सुंदर लग रही थी। वह काशी के करीब आया तो काशी का दिल धड़कने लगा। शक्ति ने अपनी उंगली से काशी की आंख से काजल निकाला और उसके पीछे लगा दिया। अब ये क्या था? काशी ने हैरानी से कहा, तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। अगर हमने थोड़ी देर तुम्हें ऐसे ही देखा तो कहीं तुम्हें हमारी नजर न लग जाए। शक्ति ने बड़े प्यार से कहा, पागल हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होता, अब चलो। काशी ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा और गाड़ी में बैठ गई। शक्ति भी ड्राइवर सीट पर आ बैठा और दोनों वहां से निकल गए। ऋतुप्रिया नाश्ता करने के बाद अपने घर चली गई। गौरी का आज कॉलेज जाने का मन नहीं था, इसलिए वह अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी पड़ी किसी सोच में डूबी थी। बारिश की वजह से आज गौरी की मम्मी भी बैंक नहीं जा पाई। कुछ देर बाद वे गौरी के कमरे में आई। उन्होंने देखा गौरी अभी तक नहाई नहीं है और तो और गौरी का कमरा भी काफी बिखरा पड़ा था और गौरी बिस्तर पर उल्टी पड़ी थी। हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? गौरी, तुम अभी तक नहाई नहीं, चलो उठो और नहाने जाओ। गौरी की मम्मी ने कहा। ओ मम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं नहा लूंगी बाद में। गौरी ने बिस्तर पर लौटते हुए कहा। उठो और बाथरूम जाओ, वरना आज तुम्हें दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। गौरी की मम्मी ने उसे डांट लगाते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। मजबूरन गौरी को उठना पड़ा। उसने अपना फोन देखा, मुन्ना का कोई मैसेज नहीं था। उसने मुन्ना का नंबर डायल किया और फोन कान से लगाए बाथरूम में चली आई। टब भरने के लिए उसने नल चला दिया और शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। मुन्ना का फोन बंद आ रहा था। गौरी ने फोन को देखते हुए कहा, अजीब लड़का है, इस वक्त इसका फोन बंद क्यों आ रहा है? अब मैं क्या करूं? मेरे पास इसका नंबर भी नहीं है। दूसरा नंबर कहां से लेके आऊं? इस वक्त वो लड़का कहां हो सकता है? कॉलेज। मुन्ना को पढ़ना बहुत पसंद है तो डेफिनेटली वो कॉलेज में ही होगा। मैं उसके कॉलेज फोन करती हूँ। ओह गौरी, तुम कितनी स्मार्ट हो, गौरी ने अपनी तारीफ में कहा और मुन्ना के कॉलेज का नंबर गूगल से ढूंढ निकाला। उसने BHU कॉलेज फोन किया। गौरी की किस्मत अच्छी थी कि उसका फोन 2 रिंग के बाद ही उठा लिया गया। हेलो, क्या आप मेरी बात मुन्ना मानवेंद्र मिश्रा से करवा सकते हैं प्लीज? ये थोड़ा अर्जेंट है, गौरी ने सधी हुई आवाज में कहा। आप कहां से बात कर रही हैं? और ये कॉलेज का ऑफिस रूम है। आपको अगर उनसे बात करनी तो आप उनके मोबाइल पर फोन कीजिए। दूसरी तरफ से आवाज आई। मैंने फोन किया है लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है, सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, गौरी ने कहा।
मुन्ना कुछ काम से ऑफिस रूम के सामने से ही गुजरा था कि उसे देखते ही ऑफिस के स्टाफ ने कहा, मानवेंद्र मिश्रा, तुम्हारा फोन है। मुन्ना ने सुना तो ठिठका और अंदर आते हुए कहा, हमारा फोन? वो भी कॉलेज के ऑफिस रूम में? अजीब बात है। कहते हुए मुन्ना ने रिसीवर उठाया और कहा, हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? मुन्ना की आवाज सुनते ही गौरी मुस्कुरा उठी और अगले ही पल गुस्से में कहा, तुम्हारा फोन फिर से बंद क्यों आ रहा है? गौरी, आपको कॉलेज के ऑफिस का नंबर कहां से मिला? मुन्ना ने गौरी के फोन से सदमे में था। वो सब बाद में, पहले अपने फोन से मुझे फोन करो, बाय, कहकर गौरी ने फोन काट दिया। मुन्ना ने रिसीवर रखा और जैसे ही जाने के लिए पलटा, देखा ऑफिस के सारे लोग उसे ही देख रहे हैं। मुन्ना झेपते हुए वहां से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 81। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए, आखिर शक्ति का इंदौर से क्या रिश्ता है? क्या गौरी अपनी मम्मी के सवालों से बच पाएगी? क्या मुन्ना बच पाएगा गौरी की इन नादानियों से? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।